नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आज के इस प्यारे से क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के जीव विज्ञान का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक जो कि है जीव विज्ञान का मॉडल पेपर। यह मॉडल पेपर 2027 के जीव विज्ञान के पेपर पे आधारित है। यदि आप लोग 2027 में बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देने वाले हैं तो यह मॉडल पेपर आपके लिए 100% उपयोगी होने वाला है, क्योंकि इस मॉडल पेपर से आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आप इससे यह अनुमान लगा सकते हैं कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप जो है फोकस किन सब्जेक्टों पे कर सकते हैं, और जो सब्जेक्ट आपके पूरे हो चुके हैं उसका आप लोग आज रिवीजन कर लेंगे कि हम जितना भी पढ़े हैं आज तक 2 चैप्टर, 1 चैप्टर या तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन हो, जनन स्वास्थ्य हो या फिर अनुवांशिकता हो, आप लोगों ने जितना भी चैप्टर पढ़ा है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको आप लोग क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। और इससे आपको अनुमान लगने वाला है कि आपका जो 2027 में बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं 2027 के मॉडल पेपर पे आधारित 2027 के पेपर पे आधारित यह मॉडल पेपर आपका एग्जाम होगा, जो कि पहले तो इसमें आपको अनुक्रमांक लिखना रहेगा, आपको रोल नंबर मिलेगा। जब एडमिट कार्ड बनेगा तब आपका रोल नंबर पता रहेगा आपको, और उसी एडमिट कार्ड के रोल नंबर को यहाँ पे फिलअप करना है। आप अपना नाम लिखेंगे और ये जो मॉडल है वो 348 KM मॉडल है, और आपको जो परीक्षा में समय मिलने वाला है वो 3 घंटे और 15 मिनट मिलेंगे। यानी टोटल आपको परीक्षा में 3 घंटे और 15 मिनट समय मिलेगा, जिसमें से जो 15 मिनट है वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए नियत होंगे। यानी 15 मिनट में आप अपने प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे। अगर प्रश्न पत्र में कोई त्रुटि है, मिस प्रिंटिंग है, तो आप अपने प्रश्न पत्र को फिर से क्या कर सकते हैं, दूसरा ले सकते हैं। जो भी इस कक्षा में परीक्षक होंगे, शिक्षक होंगे, उनसे आप फिर से मांग सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे, और आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों को स्पष्ट नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। यानी जो भी आपके आंसर है उनको साफ सुथरा, और अगर डायग्राम बनाने की जरूरत हो तो डायग्राम भी बनाइए, क्योंकि बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, इसमें डायग्राम भी आवश्यक होता है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष अंकित होंगे। यानी जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे उसके सामने ही उसके नंबर जो हैं वो अंकित रहते हैं कि यह प्रश्न कितने नंबर का है और यह प्रश्न कितने नंबर का आएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब चलते हैं बहुविकल्पीय, जो कि है हम सीधे सीधे आंसर के साथ आपके समक्ष लाए हैं। इसे पहला ही क्वेश्चन अब हम लोग देखने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो है वह है मक्के में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है। तो हम अभी तक पढ़े हैं कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 46 होती है, वह नर हो चाहे मादा हो। नर में गुणसूत्र लिंग निर्धारण वाले गुणसूत्र कितने होते हैं, तो नर में यानी पुरुषों में लिंग निर्धारण के गुणसूत्र जो होते हैं वह XY होते हैं, और वहीं मादा में लिंग निर्धारण के गुणसूत्र XX होते हैं। अगर बात करें मधुमक्खी में, तो मधुमक्खी में मादा मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 32 और वहीं नर मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 16 पाई जाती है। अगर हम बात करें कि मक्के में गुणसूत्रों की संख्या, तो आप लिखेंगे कि मक्के में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 20 होती है। यानी मक्के में गुणसूत्रों की संख्या 20 पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। यानी जब किसी व्यक्ति को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है तो उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, तो उसके अंदर गुणसूत्रों की जो संख्या है वो 47 हो जाती है। यानी 46 तो नॉर्मल इंसान में रहती है, लेकिन इसमें एक गुणसूत्र जो बढ़ जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, पहला XXY। यानी शरीर तो रहेगा लड़कों के जैसा, शरीर लड़कों के जैसा, लेकिन व्यवहार जो हो जाएगा लड़कियों के जैसे। अब चलते हैं आगे। इसमें पूछा है जो भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सीधे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि एग्जाम तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हम उसको, वो अनसॉल्व्ड हो, विद्या हो या फिर कोई भी आपके एग्जाम से रिलेटेड बुक हो, उसमें से छांट के, और जो भी पिछले वर्षों से क्वेश्चन पेपर है उनमें से छांट के क्वेश्चन लाते रहेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होने वाली है। इसमें जो है दूसरा क्वेश्चन है, शायद यहाँ पे मक्खी परेशान कर रही है, कोई बात नहीं। निम्न में से समष्टि का गुण है, यानी निम्न में से समष्टि का गुण जो कि आपके एकदम अंतिम चैप्टर में है, तो समष्टि का गुण जो है वो इनमें से सभी है। यानी मृत्यु दर भी है, जन्म दर भी है और घनत्व भी है। अब चलते हैं चिकित्सा। ये आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया होगा। चिकित्सक सगर्भता समापन, चिकित्सक सगर्भता समापन किस अवधि तक सुरक्षित माना जाता है, यानी MTP जिसे बोलते हैं चिकित्सक
सहगर्भता समापन MTP को बोलते हैं। और MTP जो है वह शुरुआत के 12 सप्ताह यानी 3 महीने तक क्या माना जाता है, सुरक्षित माना जाता है। यदि अगर ना चाहते हुए भी कोई महिला जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका एबॉर्शन जो है, एबॉर्शन कराने का डेट कब तक है, 3 महीने या फिर बोले हफ्ते में तो 12 सप्ताह जो है वह उसके लिए सही माना जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद कराया जाता है तो वह उसके लिए हानि पहुंचाता है। अब देखते हैं आगे। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यह प्रश्न जो है वो आपके लिए एक एक नंबर वाले प्रश्न बन के आते हैं। अभी 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, देखिए क्लास चल रहा है आप लोगों का कि नहीं चल रहा है। यहाँ पे क्लास जो है आपका चल रहा है, ठीक है। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि मक्खियों के द्वारा मतलब डिस्टर्ब करने पे जो क्लास है वो बंद हो जाती है और हम यहाँ पे शुरू रहते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को मतलब दिक्कत सहना पड़ेगा। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 1 नंबर वाले प्रश्न बन के आपके एग्जाम में आते हैं। यहां पे पूछा है लीडिंग कोशिकाओं का कार्य क्या है। लीडिंग कोशिका का कार्य क्या है, तो लीडिंग कोशिकाएं वृषण यानी टेस्टीज में पाई जाती हैं तथा यह टेस्टेरोन हार्मोन स्रावन करती हैं। यानी लीडिंग कोशिका जो है वह मनुष्य यानी पुरुष के पेट के नीचे एक थैलीनुमा संरचना रहती है जिसमें 2 विषण पाए जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं विषण। और विषण जिस कोष में रहते हैं उसे बोलते हैं विषण कोष। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं विषण कोष। यानी विषण कोष शरीर के बाहर क्यों रहते हैं, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर 37 से 38 डिग्री सेल्सियस रहता है और जो विषण में शुक्राणु बनते हैं उनको बनने के लिए 37 से 38 डिग्री सेल्सियस पे वो नहीं बन पाएंगे। इसलिए विषण कोष के अंदर शरीर के बाहर रखा गया है जिससे कि शरीर के टेम्परेचर से 2-3 डिग्री टेम्परेचर कम रहे और उसमें शुक्राणु का निर्माण हो जाए। अब आगे देखते हैं। यानी विषण में लीडिंग कोशिका कहाँ रहती है, विषण यानी टेस्टीज में पाई जाती है तथा टेस्टेरोन हार्मोन स्रावन करती है जो पुरुष जनन अंगों के विकास और द्विलिंगीय लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब देखते हैं कोकेन कोका किस पौधे से प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है जो कि कोकेन जो है वो कोका पौधे से प्राप्त होता है। अगर हम बात करें अनुवांशिकता की इकाई क्या है, तो अनुवांशिकता की इकाई जो है वो डीएनए का एक हिस्सा जिसे हम लोग जीन कहते हैं वह अनुवांशिकता की इकाई है और वही जो है माता पिता से लक्षणों को बच्चों में ले आती है। यानी डीएनए की मतलब बोले अनुवांशिकता की इकाई क्या है, तो डीएनए। और डीएनए का कौन सा भाग, तो डीएनए का एक भाग किसी एक लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। यानी अनुवांशिकता की इकाई क्या है, तो अनुवांशिकता की इकाई जीन है। जीन किसे कहते हैं, तो डीएनए के एक टुकड़े को हम लोग जीन कहते हैं। डीएनए का द्विकुंडली मॉडल किसने दिया, किसने बता दिया कि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स होता है। यानी कैसे होता है, ऐसे सांप की तरह लपेटा होता है, जैसे आपके भैंस का पगहा होता है, देखिए ना पगहा, बस सेम उसी तरह डीएनए का भी स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है। तो यह किसने बताया था, तो 2 वैज्ञानिक थे। कौन कौन, 2 वैज्ञानिक। डीएनए का द्विकुंडली यानी डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। वाटसन और क्रिक नामक 2 वैज्ञानिकों ने यह बताया कि डीएनए जो है वह कितने 2 रज्जु संरचना से मिलकर बना है, यानी आपके भैंस के पगहा के जैसे बना है। अब देखते हैं मधुमक्खी किस रूप में अनिषेचित अंड विकसित होते हैं। यानी मधुमक्खी के जो ऐसे अंडे जो निषेचन नहीं करते, वो किस रूप में पाए जाते हैं। तो पहले तो मधुमक्खी का लिंग निर्धारण को समझने से पहले हमको एक कहानी पढ़नी पड़ती है। मधुमक्खियों की प्रजाति जो होती है उसमें एक रानी मक्खी रहती है। यानी एक रानी मक्खी रहेगी और बहुत सारे ड्रोन रहेंगे और बहुत सारे सेवक रहेंगे, यानी 3 लोग, एक ड्रोन, एक रानी मक्खी और एक सेवक। तो जो ड्रोन होते हैं वो रानी मक्खी को स्पर्म प्रोवाइड कराते हैं, शुक्राणु देते हैं। और रानी मक्खी, मान लीजिए ये रानी मक्खी का क्या है, पिछला हिस्सा है जहां से वह अंडे देती है। तो जो ड्रोन होते हैं वो रानी मक्खी को शुक्राणु देते हैं और रानी मक्खी इसको स्टोर करके अपने अंदर रख लेती है। रानी मक्खी अपने अंदर इसको रख लेगी। अगर बोले तो रानी मक्खियों में मक्खी के मादा शरीर में 32 गुणसूत्र और मक्खी के नर शरीर में 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जो नर मक्खी है और मादा मक्खी आधा आधा करके इसको भेजती है, यानी 2n की संरचना में विभक्त करती है और नर मक्खी 16 का 16 गुणसूत्र भेज देता है। तो
तो यहाँ पे जो ड्रोन है वो जो मादा रानी मक्खी है उसको स्पर्म दे देगा। अब रानी मक्खी इसको अपने अंदर स्टोर कर लेगी और जब भी रानी मक्खी अंडे देती है तो इसमें से नर मक्खी के स्पर्म को भी मिलाती है और तब जाके अंडे को बाहर निकालती है। यानी रानी मक्खी का 16 गुणसूत्र, रानी मक्खी का 16 गुणसूत्र और नर का भी 16 गुणसूत्र, ये कितने हो गए? तो ये हो गए आपके 32 गुणसूत्र। और ये 32 गुणसूत्र किसका लक्षण है? यानी मादा का। अगर निषेचन हो जाता है तो जो मक्खी के अंडे होंगे वह मादा के रूप में विकसित होंगे। और अगर मान लीजिए मादा मक्खी जो है वो 16 गुणसूत्र बाहर निकालती है लेकिन नर वाले से निषेचन नहीं होता, अंडे देती है लेकिन निषेचन नहीं होता और बाहर आ जाता है, तो वह नर के रूप में विकसित होता है। वह किसके रूप में विकसित होगा? नर मक्खी के रूप में विकसित होगा। अब चलते हैं आगे। इसमें भी देखिए मधुमक्खी में अनिषेचित अंडे नर यानी ड्रोन विकसित होते हैं। अब आगे देखते हैं, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न, बीटी कॉटन पर टिप्पणी लिखिए। बीटी कॉटन क्या है? तो बीटी कॉटन एक आनुवांशिक रूप से परिवर्तन जीएम यानी कौन सा जेनेटिक क्या बोलते हैं, जेनेटिक मॉडिफाई फसल है, यानी उनके जीन में जो है वो क्या कर देते हैं लोग, बदलाव कर देते हैं। इसे जिसमें बैसिलस थ्यूरिजियस जीवाणु का जीन डाला जाता है। यह पौधे कीट विशेषकर बॉलवर्म के प्रति प्रतिरोधी होते हैं और कीटनाशकों की आवश्यकता कम होती है। यानी ऐसे पौधे कड़वे होते हैं जिनको जो टिड्डे हैं वो खा नहीं पाते, उनकी पत्तियां कड़वी हो जाती हैं जिससे उनको खा नहीं पाते और इसलिए क्या होता है कि वो पेड़ सुरक्षित रहते हैं। टाइफाइड ज्वर पर टिप्पणी लिखिए। टाइफाइड ज्वर क्या है? तो टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है। पहले तो याद करेंगे टाइफाइड क्या है। टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है जो साल्मोनेला टाइफी से होता है। यह दूषित भोजन और पानी से फैलता है। इसके लक्षण क्या हैं? आपको अगर टाइफाइड होता है तो आपको क्या लक्षण दिखेंगे? तेज बुखार, सिर दर्द, कमजोरी और आपके पेट में दर्द होगा। तो आप बोलेंगे पेट में चूहा कूद रहा है, अखर असर में वो पेट में चूहा नहीं, वो क्या होगा? टाइफाइड का लक्षण है। समष्टि और समुदाय में अंतर बताइए। ये आपके लास्ट चैप्टर में है। इसमें आप लोग जानेंगे समष्टि किसे कहते हैं। एक ही प्रजाति के जीवों का किसी क्षेत्र में समूह, इसे हम लोग समष्टि कहते हैं। समुदाय कम्युनिटी, विभिन्न प्रजातियों की समष्टि का एक साथ रहने को हम लोग समष्टि कहते हैं। 1 मिनट फिर से क्लास चेक कर लें। क्लास कटा तो नहीं, अभी चल रहा है। जी हाँ, क्लास अभी चल रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए प्यूरीन तथा पैरामिडीन क्षारकों में अंतर बताइए। तो हम लोग पढ़े थे कि न्यूक्लियोटाइड 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड और एक होता है राइबोज न्यूक्लियोटाइड। तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक हम लोग को बोलते हैं डीएनए और एक होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं आरएनए। यह जो है वो 3 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना रहता है, फॉस्फेट, शर्करा और नाइट्रोजन बेस। फॉस्फेट, शर्करा और नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस जो है वो 2 प्रकार के तत्वों से मिलकर बनता है। एक होता है प्यूरीन और एक होता है पैरामिडीन। तो प्यूरीन और पैरामिडीन में वही हमको अंतर बताना है। हम लोग अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस एक मोटे तौर पे देख रहे हैं कि आपके एग्जाम में कौन कौन से पूछे जाते हैं और आप आज तक जो पढ़े हैं वो आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्यूरीन, इनकी संरचना द्विवलीय 2 रिंगीय होती है। प्यूरीन 2 रिंगीय होते हैं। उदाहरण एडेनिन तथा ग्वानिन, यानी प्यूरीन में AG यानी एडेनिन और ग्वानिन आते हैं। जब वहीं पिरामिडीन यानी बोले पैरामिडीन, इनकी संरचना एकल वलीय 1 रिंगी होती है। उदाहरण में साइटोसिन और थाइमिन। जो एडेनिन है वो डबल बॉन्ड के द्वारा थाइमिन से जुड़ता है और जो ग्वानिन है वो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन से जुड़ता है। इस प्रकार डीएनए के जो दोनों रज्जु हैं वो आपस में जुड़ते हैं। उसके बाद देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र में मानव के महत्व को समझाइए। इस तरह आप जो भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन है उनको खत्म करेंगे। इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न में असंग जनन किसे कहते हैं, उदाहरण के रूप में समझाइए। इसको आप लोग बहुत ही प्यारे तरीके से समझाने वाले हैं। आंसर का स्क्रीनशॉट मार के जरूर रख लीजिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इनको अभी से आप तैयार करते रहिए। दूसरा है न्यूक्लियोटाइड क्या है समझाइए। तो नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोज शर्करा के संयोग से बनने वाले यौगिक को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं जिसमें फॉस्फेट समूह नहीं होता। उदाहरण में एडेनोसिन और ग्वानोसिन। एडेनोसिन और क्या होता है, ग्वानोसिन। आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है? डीएनए में बदलाव करना ही आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहलाता है। इसको आप लोग एक बार देख लेंगे।
और ओपियोइड्स ड्रग्स क्या है इसको आप लोग पढ़ने वाले हैं। मानव शुक्राणु की संरचना आप लोग रट के जाइएगा। नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र में आप लोग मादा जनन तंत्र में उसके तीनों लेयर याद कर लीजिए गर्भाशय के ऊपर से मानव के शुक्राणु की संरचना भी याद करने वाले हैं आप लोग। अपूर्ण प्रभाविता का नियम आपको देखने के लिए मिल जाएगा एग्जाम में। प्रतिजैविक किसे कहते हैं, इनका मानव जीवन में क्या उत्पन्न है, यह भी बताना है आपको। चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकीकरण यानी जो बायोलॉजी है, यानी जो जीव विज्ञान है, या फिर जो भी हम लोग जीवों पे रिसर्च करते हैं वो हमारे जीवन पे कैसे महत्वपूर्ण योगदान है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। रसायन उर्वरक तथा जैव उर्वरक में अंतर क्या है, प्लाज्मिड क्या है समझाइए, पादप अनुक्रम किसे कहते हैं, प्रतिरक्षा पर टिप्पणी लिखिए। और इस तरह कुछ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं जो महत्वपूर्ण नहीं अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इन सब टॉपिकों को आप लोग याद करते रहिए। और इस तरह से हमने इस एक पूरे जो 2027 का मॉडल पेपर है उसको खत्म कर दिया है। और इसी तरह हम आगे भी आपके लिए क्लास लाते रहेंगे। आज अगर आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए हमसे जो भी हो सकता है हम वो पेपर 10 साल का पेपर, 5 साल का पेपर, जितने भी रिपीट हुए क्वेश्चन रहेंगे उनको आपके लिए हम लाएंगे। तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको बहुत ही प्यारी लगी होगी। और ऐसी और क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, जिससे कि उनको भी यह सब टॉपिक पता चल जाए और वो भी एग्जाम में अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो आशा करते हैं अब चलते हैं, आपसे अलविदा लेते हैं और मिलते हैं एक अगली क्लास में। धन्यवाद।